हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में और उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने एज एन असाइनमेंट आपको दिया था, तो आशा करता हूँ आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा और किया है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंशन कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर डिलीवर होता है उसका PDF कंटेंट आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फेयर काम में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने बेसिकली अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखिए, हमने क्या बात करी कि प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, उसकी डुअल प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। जब प्रकाश मूव करता है तो वो तरंग प्रकृति के रूप में एग्जिस्ट करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में मूव करता है। ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। हम उसको डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बता चुका हूँ, उसके लिए अलग से चैप्टर दे रखा है आपका 17वां चैप्टर, तो हम वहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमने ये पढ़ा कि प्रकाश जब मूव करता है तो वो तरंग के रूप में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। लेकिन जब वो किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, टकराता है, तो वो इस तरह बिहेव करता है जैसे वो कणों से मिलकर बना है और उसकी ये प्रकृति कणीय प्रकृति कहलाती है, और जिसे हमने फोटोन कहा था। मतलब प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, उसका जो पहला रूप है वो तो होता है वेव यानी कि तरंग, और दूसरा जो है वो होता है पार्टिकल यानी कि फोटोन। ठीक है, तो ये इसकी डुअल नेचर कहलाता है, द्वैत प्रकृति कहलाती है। प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, तरंग प्रकृति होती है और दूसरी उसकी कणीय प्रकृति होती है। इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे, सॉरी ये तो फैक्ट है, हाइपोथेसिस नहीं है, ये फैक्ट है कि प्रकाश जो है वो दो रूपों में पाया जाता है, एक तरंग प्रकृति होती है और एक कणीय प्रकृति होती है। इस फैक्ट के आधार पर 1924 में एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, तो उन्होंने एक परिकल्पना दी। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई तरंग जो है वो कण के रूप में हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, तो क्यों ना कोई कण जो है वो भी तरंग के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उन्होंने सिर्फ ये परिकल्पना दी, तो हम उसी परिकल्पना के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हम अलग अलग पार्टिकल से रिलेटेड जो तरंग है उन तरंग की तरंगदैर्ध्यों के भी सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यानी कि डी ब्रॉगली परिकल्पना की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डी ब्रॉगली परिकल्पना। देखिए, डी ब्रॉगली परिकल्पना बेसिकली क्या है, तो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने, जैसे प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, तरंग प्रकृति होती है और कणीय प्रकृति होती है, मतलब तरंग से एक कण संबंधित होता है, तो वैज्ञानिक डी ब्रॉगली के दिमाग में आया कि अगर तरंग से कण संबंधित हो सकता है, इसका मतलब प्रत्येक गतिशील कण से भी एक तरंग संबंधित होनी चाहिए, और इसी परिकल्पना को हम डी ब्रॉगली परिकल्पना कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट किस प्रकार से है, इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है और उस तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा इसके अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है, जिसे डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गतिशील होना चाहिए और द्रव्य कण होना चाहिए। तो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है और उस तरंग को हम डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है, अब डी ब्रॉगली के अनुसार ये जो गतिशील द्रव्य कण से तरंग संबंधित होती है, इसकी तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार तरंग की जो तरंगदैर्ध्य आएगी, तरंग की तरंगदैर्ध्य वो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना।
यानी कि लैम्डा जो है वो समानुपाती होगी 1/p के बराबर। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो प्लांक नियतांक के बराबर होता है, तो यह आ जाएगा h/p। और हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h/p की जगह हम क्या लिख सकते हैं mv। तो ये प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से जो तरंग संबंधित होती है उस तरंग की तरंग दैर्ध्य को किस प्रकार से दिया जाता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जहाँ h होता है प्लांक नियतांक, m है द्रव्यमान और v होता है वेग। यहाँ पे हम देखते हैं लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है और तरंग दैर्ध्य तरंग से संबंधित होती है, मतलब इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड तो तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तरंग को। और इस इक्वेशन के राइट साइड में देखिए ये mv जो है, mv संवेग है और संवेग हमेशा पार्टिकल का होता है, किसका होता है, पार्टिकल का, जो भी कण होता है उसी में संवेग होता है। तो हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि इक्वेशन का लेफ्ट पोर्शन जो है वो तो तरंग को रिप्रेजेंट करता है और इक्वेशन का राइट पोर्शन जो है वो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इक्वेशन किसी पार्टिकल और तरंग के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये इक्वेशन कैसे आई उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है इसका डेरिवेशन में यहाँ पे, या इसका प्रूफ अपन एक तरह से बता सकते हैं कि इसका प्रूफ किस प्रकार से है। हमने पढ़ा है अल्बर्ट आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता का सिद्धांत है कि किसी भी द्रव्य कण से रिलेटेड एनर्जी जो होती है वो दी जाती है E बराबर mc² से। अगर m द्रव्यमान का कोई कण है तो उससे रिलेटेड ऊर्जा E बराबर होती है mc²। क्लियर। और हमने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है या एनर्जी ऑफ लाइट वो होती है E बराबर h न्यू। इसे दे दिया इक्वेशन सेकंड। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 के LHS अगर इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा mc² इज इक्वल टू h न्यू। क्लियर। हमने पढ़ा है कि न्यू जो होता है वो होता है c/λ, पढ़ा है हमने। तो यहाँ न्यू की जगह क्या पुट किया जा सकता है, c/λ, यह आ जाएगा mc² इज इक्वल टू h और न्यू की जगह आ जाएगा c/λ। यहाँ ये c से ये c क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये mc m इंटू सी बचेगा, m इंटू सी मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, और ये लैम्डा, यहाँ पे ये लैम्डा अगर इधर आएगा तो ये mc इसके नीचे जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h/mc, और m इंटू सी जो है यानी मास इंटू वेग और उसको अपन संवेग कहते हैं, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h/p, यानी कि किसी भी द्रव्य कण से संबंधित तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, होगी नहीं होगी। यहाँ से अगर मैं समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है ना, और जब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, समानुपाती चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा समानुपाती होगा किसके, 1/p के। तो यही डी ब्रॉगली ने भी बताया कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से अगर कोई कण गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस कण से हमेशा एक तरंग संबंधित होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ परिकल्पना दी थी, इनके पास इसका कोई फैक्ट या कोई रीजन नहीं था। इन्होंने बताया कि अगर तरंग से कण संबंधित हो सकता है तो हर गतिशील कण से भी एक तरंग संबंधित हो सकती है, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए। इसी थ्योरी को, इसी परिकल्पना को हम कहते हैं डी ब्रॉगली परिकल्पना, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि किसी भी गतिशील द्रव्य कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करती है। क्लियर गाइस, ठीक है। चलिए तो हम इस हाइपोथेसिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल का मास अपन मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है। मान लेते हैं एक पार्टिकल है 10 ग्राम का कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मूव कर रहा है, तो इसका ये तो मास हो गया और ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये गतिशील द्रव्य कण है और इससे तरंग संबंधित होनी चाहिए, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य किस फॉर्मूले से दी जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से। तो इस पार्टिकल से जो तरंग संबंधित होगी उसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v। तो लैम्डा इज इक्वल टू h क्या प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की घात -34 अपॉन द्रव्यमान कितना दे रखा है इसका 10 ग्राम। 10 ग्राम को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 10 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम, यही होगा भाई। 10 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10 की घात -3 और इंटू इसका वेग कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा इंटू 10। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू देखिए 10 की घात -3, ये प्लस का 1 और प्लस का 1,
यानी कि यहाँ नीचे बचेगा 10 की घात -1, यहाँ जाएगा 6.6 10⁻34 अपॉन 10 क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ ये -1 है, ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6.6 इंटू 10⁻⁻33। ठीक है, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम और जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव करे, तो डी ब्रोगली के अनुसार इससे जो तरंग संबंधित होगी उसकी तरंग दैर्ध्य 6 10 की घात -33 मीटर के आसपास आएगी। अब देखिए 10 की घात -33 मीटर जो है वो बहुत ही छोटी होगी, क्वांटिटी जो है 10 की घात -33 मीटर बहुत छोटी होगी। हम जब फिजिक्स में बात करते हैं तो 10 की घात -15 मीटर से जो भी छोटी क्वांटिटी होती है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली अपन 0 मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का जो मान आएगा वो 0 आएगा। यानी कि जब अपन किसी बड़े पार्टिकल की बात करते हैं जो कम वेग से मूव कर रहा है, तो उस स्थिति में उससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो नेग्लिजिबल होगी, नगण्य के बराबर होगी। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि बड़े पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उससे कोई तरंग संबंधित नहीं होती है, या उससे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य नेग्लिजिबल होती है। लेकिन अगर हम छोटे पार्टिकल की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई गैस के पार्टिकल है जो आकार में छोटे होते हैं, द्रव्यमान उनका बहुत कम होता है, लेकिन उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस स्थिति में उनसे संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थूल कणों से संबंधित तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है, बहुत न के बराबर होती है। तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे छोटे पार्टिकल से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ गाइस, रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के कणों से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ये सिर्फ परिकल्पना है, उन्होंने सिर्फ बताया, ऐसा माना कि हो सकता है गतिशील द्रव्यकण से तरंग संबंधित हो, हालांकि वास्तव में होती है। और इसको बाद में प्रूफ किया गया था, दो साइंटिस्ट थे जर्मर और डेविसन, जो हम पढ़ेंगे भी कि ये डी ब्रोगली परिकल्पना को बाद में सिद्ध किया गया कि वास्तव में प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से तरंग संबंधित होती है। फिलहाल हम केवल परिकल्पना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि बड़े पार्टिकल से जब अपन ने तरंग दैर्ध्य निकाली तो वो तो बहुत ही कम आती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है। तो छोटे पार्टिकल जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या न्यूट्रॉन है, या फिर कोई गैस पार्टिकल है, वो छोटे होते हैं, द्रव्यमान कम होता है, लेकिन वेग बहुत ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपन ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वी नो दैट डी ब्रोगली परिकल्पना कहती है कि किसी भी द्रव्यकण से संबंधित तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू होती है h/p के बराबर। ठीक है, किसी भी गतिशील द्रव्यकण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू होती है h/p। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। क्लियर। अब देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है k, वो होती है 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। यहाँ से k बराबर, मैं ऊपर नीचे m से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m इंटू m, m² v² और अपॉन 2m। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया, तो m को m से क्या m² और नीचे भी एक m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए m² v², इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर और अपॉन 2m। क्लियर। हम क्या जानते हैं कि m इंटू v को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, p, यानी कि इस mv के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, p का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू p² और अपॉन में क्या बचेगा 2m। ये 2m इसके डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2km इज इक्वल टू p²। यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू में निकालूं तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, यह आ जाएगा 2km। इसको क्या दे दिया, समीकरण 2। समीकरण 2 से मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो जहाँ p दिख रहा है वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मिलता है
तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की जगह आ जाएगा 2km। याद रखिए यहाँ पे k क्या है, k है इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, k क्या है इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए मैंने इसको k से लिखा है। आप h e से भी लिख सकते हो इसको, e माने एनर्जी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अब देखिए मेरे को निकालनी है इसकी गतिज ऊर्जा k, तो यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित किया जाए, v वोल्ट से त्वरित किया जाए, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा हम किस प्रकार से देते हैं, इसको त्वरित करके दिया जाता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, आवेशित कण को ऊर्जा दी जाती है, वो उसको त्वरित करके दी जाती है, और त्वरित करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के डिवाइस का यूज़ करते हैं। बीटाट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन होता है, ये हम हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उससे आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे। जब फिजिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक, तो उसमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वो उस पर किए गए कार्य के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं किया गया कार्य और दी गई ऊर्जा समान होती है। तो हमने पढ़ रखा है गाइस, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि विभव की डेफिनेशन होती है इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो विभव जो होता है वो होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि W/Q। तो यहाँ से अगर मैं किया गया कार्य निकालूं तो वो क्या आना चाहिए, विभव इंटू आवेश। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश को हम E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, E से। चलो मैं अभी ये नहीं लिख लेता, मैं यही लिखता हूँ सिर्फ कि भाई किया गया कार्य जो होता है वो होता है विभव इंटू आवेश। हम जानते हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है, यानी किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा k के बराबर होना चाहिए, और उसको हम क्या लिखेंगे, v इंटू क्यू। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो किए गए कार्य w के बराबर आएगी, और वो क्या होता है, आवेश इंटू विभव के बराबर। इसको क्या दे दिया, समीकरण 4। यानी इक्वेशन 3 में गतिज ऊर्जा k की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v इंटू क्यू। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h और अपॉन अंडर रूट में 2, और इस k की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, v इंटू क्यू और इंटू m। ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है ये यूनिवर्सल इक्वेशन मान सकते हैं। किसी भी पार्टिकल के लिए हम तरंग दैर्ध्य की यूनिवर्सल इक्वेशन मान सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो होता है E के बराबर, और वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इसके अलावा जो H है प्लांक नियतांक, उसका मान होता है 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य जाएगी लैम्डा E, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 6.62 10⁻34 अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू क्यू की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, m की जगह 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू v की जगह v ही पुट करते हैं, ठीक है। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 12.27 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में अंडर रूट v ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये अंडर रूट v। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 10⁻10 मीटर को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य जो आएगी उसका मान आएगा 12.27 इंटू 10⁻−10 मीटर। हमने क्या बात करी थी कि बड़े पार्टिकल से जब अपन ने इससे पहले तरंग दैर्ध्य निकाली थी, जब कोई 10 ग्राम का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है, उस सिचुएशन में उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य आई थी 10⁻34 या 10⁻33 मीटर, जो बहुत छोटी थी। यानी कि 10⁻10 मीटर आ रहा है। मैंने बताया 10⁻15 मीटर से कम है तो हम उसको जीरो मानते हैं, तो 10⁻10 मीटर है, मतलब ये जीरो नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, और उसका मान किसके बराबर होगा, 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम के बराबर। जहाँ पे v क्या है, v विभव है। v क्या है गाइस, v विभव है इसका,
v यहाँ पे इसका विभव है, जिस विभव से हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे। तो ये हमने केवल किसकी बात कर ली, ये हमने केवल बात करी है इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रही बात ये कि विभव जो होता है वो होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, उसमें पोटेंशियल वाला चैप्टर ही चल रहा है गैस, तो आप वहाँ से ये देख लेना। और आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी ये पढ़ा है कि इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है, और किया गया कार्य और दी गई ऊर्जा समान होती है, इसलिए किए गए कार्य को मैंने गतिज ऊर्जा के बराबर लिख दिया। और ये अपने इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इसी प्रकार हम किसके लिए बात करेंगे, हम प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे, न्यूट्रॉन और गैस पार्टिकल के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ रफ। ये हमने इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर ली गैस। इस पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला में रख देता हूँ यहाँ पे, उसके अलावा बाकी सबको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रफ कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2v/m। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी प्रकार के कण के लिए तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2v/m। जब अपन प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है, प्रोटॉन के लिए फॉर प्रोटॉन पर आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, केवल प्लस होता है, तो वो भी सेम आएगा 1.6 × 10⁻⁷ कूलम के बराबर आएगा। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मान तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है ये। और हमें H का मान पता है, H का मान होता है 6.62 प्लांक नियतांक 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। उस केस में प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो आएगी लैम्डा p इज इक्वल टू 6.62 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू v की जगह v, q की जगह अपन ये पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ये आ जाएगा इसका द्रव्यमान 1.67 10⁻27 और इंटू v। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करते हैं तो प्रोटॉन से संबंधित तरंगदैर्ध्य का मान आता है 0.286 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट v। देखिए गाइस लगभग कांस्टेंट होता है। आप चाहो कि सर मैं तो ये सॉल्व करके मुझे ये वापस बताओ कि आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत हो तो मैं आपको अलग से इसका बता दूंगा कि सॉल्व करने पर यही आएगा। क्लियर है? आप एक बार अपने घर पे भी ये ट्राई कर लेना कि सॉल्व करने पर ये आता भी है या नहीं, या सर सिर्फ ऐसे लिख रहे बोर्ड पे, तो इसको ट्राई कर लेना। तो हम ये देखते हैं, इसका मान आता है 0.286 10⁻10 मीटर, और मैंने बताया 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो प्रोटॉन से संबंधित तरंगदैर्ध्य आ जाएगा 0.286 एंगस्ट्रॉम और अपॉन अंडर रूट का v। ये किससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आएगा? ये प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आएगा। उसका मान भी जो है वो 10⁻10 मीटर में आता है, मतलब नेग्लिजिबल नहीं है। ये प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, इसके मैं दो इक्वेशन दे दूंगा। ठीक है, समझिए। इसको एक बार आराम से देख लीजिए पहले, यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं वहां पर भी यूज करूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम अल्फा पार्टिकल से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या थी। देखिए गाइस, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम के नाभिक। ठीक है, तो हीलियम के नाभिक को किस प्रकार से लिखा जाता है? हीलियम के नाभिक को लिखा जाता है 2He4।
यानी इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसका आवेश जो है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। भाई हम किसी भी नाभिक को किस प्रकार से लिखते हैं, ZXA से लिखते हैं, जहाँ Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या को बताती है और ये इसकी द्रव्यमान संख्या को बताती है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, मतलब 2He4 होता है, ठीक है। हीलियम का नाभिक है मतलब 2He4, तो इसमें 2 प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन की तरह होता है, तो इसका आवेश तो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा और इसका द्रव्यमान जो है वो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर कह दो या 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कह दो, लगभग सेम ही आएगा। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, H/2VQM। तो यहाँ पे H/√2VQM, क्लियर। जब अपन प्रोटॉन की बात करें, अल्फा पार्टिकल की बात करें, सो फॉर अल्फा पार्टिकल जो द्रव्यमान आएगा अल्फा पार्टिकल का, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान मैंने बताया किसके द्रव्यमान के बराबर आएगा, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर या 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर कह सकता हूं मैं या 4 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर कहूं, एक ही बात है। और आवेश जो आएगा Q ऑफ अल्फा, कि अल्फा पार्टिकल पे आवेश किसके बराबर है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब इस पर आवेश का मान 2 प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होगा। और प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर, यानी 2e के बराबर होता है, क्लियर। तो यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल के लिए जब निकालेंगे H अल्फा, तो यहाँ पे Q अल्फा और M अल्फा आएगा। तो M अल्फा की जगह तो क्या पुट किया जा सकता है, 4mp, और Q अल्फा की जगह 2e पुट किया जा सकता है, क्लियर। तो हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू H/2V। अब देखिए अल्फा पार्टिकल पर आवेश किसके बराबर, 2 प्रोटॉन पर आवेश के बराबर, यानी इसकी जगह लिखा जा सकता है 2e। और अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान किसके बराबर, 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी 4mp के बराबर, क्लियर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा H/, देखिए 2 4 जा 8, ये 8 अलग, फिर 2VEM ऑफ P, क्लियर। देखिए 2 4 जा 8 और फिर मैंने 2VEMP को अलग लिख लिया। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस तरह से 82 नहीं है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या है, ये हमने किससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकाली थी, प्रोटॉन से, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा पी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, ये लिखना है QP और MP। मैंने बताया QP का मान जो है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पे आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं H/√2 में 2VE और MP लिख सकते हैं। तो देखिए इस पूरे का मान हमें दे रखा है, वो किसके बराबर आएगा, लैम्डा पी, यानी प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य के बराबर आएगा। यहाँ देखिए इसको मैं अगर लिखूँ तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस √8 को अलग लिख लूँ तो ये आ जाएगा 1/√8 तो अलग और इंटू H/√2VEM ऑफ P, ये अलग आएगा। तो देखिए H/2VEMP, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं लैम्डा पी। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा बराबर आ जाएगा लैम्डा पी और अपॉन में क्या आ जाएगा √8। लैम्डा पी का मान मेरे पास कितना दे रखा था, लैम्डा पी का मान है मेरे पास 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन V। तो ये आ जाएगा 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन √V और इंटू √8 है ही, तो इंटू 1/√8, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने पर 0.101 एंगस्ट्रॉम और अपॉन √V आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 फॉर्मूले आपको बता दिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है और एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में रिलेशन के लिए फॉर्मूला जो है वो बता दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य जो है वो प्रोटॉन से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य की 1/√8 गुनी होती है, या सीधे इसकी तरह फॉर्मूला निकालना तो ये आएगा 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन √V। तो ये हमने किसके लिए बात कर ली, हमने इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल ली, हमने प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल ली, और हमने अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाली। इंपॉर्टेंट बात इसमें बस याद रखने वाली ये है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, इसलिए आवेश 2 प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होगा, ठीक है। और 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो टोटल द्रव्यमान जो है अल्फा पार्टिकल का वो या तो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा या 4 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस
हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि होगा गैस पार्टिकल। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूले को वापस रखते हैं और बाकी सबको रफ कर देते हैं। बहुत इजी है वैसे, इट्स नॉट अ बिग डील, जनरल मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम एक ही फॉर्मूले को बार बार यूज किए जा रहे हैं और वैल्यू पुटअप किए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है मेरे पास वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2v क्यू एम। ठीक है, ये है। अब हम किससे संबंधित चौथा पॉइंट बात करेंगे, न्यूट्रॉन से संबंधित या फिर किसी गैस के कण से संबंधित, गैस के अणु से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। देखिए, मान लेते हैं अगर कोई न्यूट्रॉन मूव करता है या कोई गैस का अणु मूव करता है, तो वो भी गतिशील द्रव्य कण है, आकार में छोटा है और उनकी भी वेलोसिटी अच्छी खासी होती है, तो उससे भी संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब न्यूट्रॉन की बात करें या फिर गैस पार्टिकल की बात करें, तो वो उदासीन होते हैं, मतलब उन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, यानी इस स्थिति में Q का जो मान आएगा वो 0 होगा, क्योंकि गैस पार्टिकल या न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, आवेश का मान 0 होता है। यूनिवर्सल फॉर्मूले में Q की जगह अगर 0 पुट कर दी जाए तो लैम्डा का मान अनंत आएगा। तो इस स्थिति में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। नया फॉर्मूला क्या आएगा, तो हमने क्या बात करी थी अभी जस्ट, हमने बात करी थी कि इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है, V बराबर होता है W/Q। इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभव होता है, तो यहाँ से किया गया कार्य क्या निकाला था, किया गया कार्य होता है विभव इनटू आवेश। मैंने बताया किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है ना, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है, ऊर्जा को E लिखूं या K लिखूं एक ही बात है। तो हम ये देखते हैं कि किया गया कार्य जो है वो विभव इनटू आवेश के बराबर होता है, और किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा होती है या ऊर्जा होती है। मतलब हम V इंटू क्यू की जगह वापस क्या लिख ले, E लिख ले। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा, इस V इंटू क्यू की जगह में वापस ऊर्जा को लिख लेता हूँ E, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2 और इसकी जगह E और M। ये मेरे पास वापस एक यूनिवर्सल इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन काम नहीं आएगी उदासीन कणों के लिए, मैं बता चुका, क्योंकि आवेश उदासीन कणों में 0 होता है। आवेश की जगह 0 पुट करेंगे तो लैम्डा इनफिनिटी यानी अनंत आएगा, जो संभव नहीं है। तो हम वापस यहाँ V इंटू क्यू की जगह ऊर्जा E पुट कर देते हैं। अब अपन देखते हैं क्या होगा। हमने क्या पढ़ा 11th क्लास में, जब गैसों का अणुगतिक सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि किसी भी गैस पार्टिकल की जो ऊर्जा होती है वो उसकी समस्त स्वतंत्रताओं की कोटि में समान रूप से विभाजित हो जाती है, और उसे ऊर्जा समविभाजन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और उस स्थिति में किसी गैस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो किस तरह से लिखी थी, तो इसको मैं वापस दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट गैस पार्टिकल की जो ऊर्जा होती है, गैस के अणु की ऊर्जा समविभाजन के नियम से हमने पढ़ी थी, वो होती है E बराबर 3/2kT। पढ़ा था 11th में, पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तो आपको याद होगा अगर आपने सही से पढ़ा होगा, और याद नहीं होगा अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि गैस पार्टिकल या किसी भी उदासीन कण से रिलेटेड ऊर्जा जो है वो होती है E इज इक्वल टू 3/2kT, जहाँ पे ये तो K क्या होता है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या होता है, T होता है इसका ताप, जहाँ पर मैं लिख दूँ K जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है, कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है, T होता है परम ताप होता है, उसका टेम्परेचर होता है गैस पार्टिकल का, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही तो उसमें ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में E की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड एनर्जी आएगी लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2। इस E की जगह क्या आ जाएगा, E की जगह आ जाएगा 3/2kT और इंटू M। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा H अपॉन अंडर रूट में 3kT इंटू M। ये किसी भी अनावेशित
पार्टिकल से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो किसी न्यूट्रॉन से रिलेटेड या फिर किसी गैस पार्टिकल से रिलेटेड तरंग की तरंग दैर्ध्य को इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, जहां h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, t क्या होगा उसका ताप, और m क्या होगा कण का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ m की जगह क्या पुट करेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पुट करेंगे और उसका ताप पुट करेंगे, ठीक है। और जब अपन किसी गैस पार्टिकल की बात करेंगे तो गैस पार्टिकल के लिए उसका गैस पार्टिकल का द्रव्यमान पुट करेंगे और गैस पार्टिकल का ताप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने बात करी डी ब्रोगली परिकल्पना की, और उससे हमने अलग अलग पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को ज्ञात किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हमने, क्योंकि ये पढ़ा कि डी ब्रोगली परिकल्पना है, इसका कोई फैक्ट नहीं था, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति, तो इसी प्रकार हर गतिशील द्रव्य कण से भी एक तरंग संबंधित होनी चाहिए। केवल परिकल्पना दी और उस तरंग से संबंधित तरंग दैर्ध्य का उन्होंने मान बताया, और हमने उसी परिकल्पना के आधार पर अलग अलग प्रकार के कणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करी। तो इस परिकल्पना को बाद में दो साइंटिस्ट हुए, जर्मर और डेविसन, उन्होंने इस परिकल्पना को प्रूफ किया कि वास्तव में ये परिकल्पना 100% सत्य है। तो हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और साथ ही जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट से इस परिकल्पना को प्रूफ करेंगे कि ये परिकल्पना वास्तव में सच है, यानी कि हर गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।